हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक नंबर 10 दैट इज़ पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो आज हम पार्लियामेंट की जो भी पावर्स हैं उसकी बात करेंगे गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझिए और नोट्स भी बनाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको पावर्स लिखनी है पार्लियामेंट की, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी है। किसी भी क्वेश्चन में इंट्रो के बिना हम स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट। देन हमें फंक्शंस लिखने हैं गाइस कि क्या फंक्शंस होंगे हमारे पार्लियामेंट के। उसके बाद में पावर्स की बात हम कर रहे हैं तो पावर्स का मेंशन करेंगे कि क्या क्या पावर्स हैं हमारे पार्लियामेंट के पास। फिर लास्ट में हमें इसको कंक्लूड करना है गाइस, तो कंक्लूजन दे देंगे हम, ठीक है। अब इनमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रो में देखिए गाइस, दो चीज़ें मेंशन करेंगे हम। सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे कि पार्लियामेंट करता क्या है, राइट। पार्लियामेंट मेक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट गाइस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेक लॉ, ठीक है, किसके साथ में, विद द हेल्प ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट में गाइस आप लिखेंगे कि लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट and approved by the president are enforced in the whole country guys। जो भी laws पास होते हैं पार्लियामेंट से वो whole country में, मतलब कि पूरे की पूरी जो कंट्री है उसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा, राइट गाइस। तो चलिए आगे। अब आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे पार्लियामेंट के। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए गाइस, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट फंक्शन रहेगा वो रहेगा लॉ मेकिंग। अब लॉ मेकिंग में क्या चीज़ आप लिखेंगे गाइस, जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकता है, पर कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट गाइस। ये आपको समझना है कि जो शेड्यूल 7 है ना, शेड्यूल 7 में हमें डिफरेंट लिस्ट दी गई हैं। हमारे पास स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, राइट। जो पार्लियामेंट है वो किस लिस्ट के ऊपर जो है वो लॉज बना सकता है, राइट। तो वो एक हो गया उसके पास यूनियन और एक हो गया कॉन्करेंट, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि शेड्यूल 7 में यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। और उसके बाद में एक और आपको पॉइंट याद रखना है इसी में ही, कि जो भी रेजिडुअल पावर्स होती हैं, ठीक है, इन द मैटर नॉट असाइन टू द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को असाइन नहीं की गई, स्टेट लिस्ट में नहीं है और वो रेजिडुअल पावर्स हो गई, उसके ऊपर अगर कोई लॉ बना सकता है तो वो भी पार्लियामेंट ही बनाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो रेजिडुअल पावर है। जैसे गाइस अगर मैं इसके एग्जांपल दूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आज के टाइम पे हमें न्यूक्लियर के ऊपर, ठीक है, कोई भी बनाना हो या क्रिप्टो के ऊपर कुछ बनाना हो, कोई भी ऐसा लॉ बनाना हो क्रिप्टो पे। देखिए पहले क्रिप्टो तो नहीं था, ठीक है, अभी क्रिप्टो है। अगर क्रिप्टो के ऊपर कोई लॉ बनाना है तो वो किसके पास पावर जाएगी, वो पावर जाएगी पार्लियामेंट के पास, राइट। क्योंकि उस समय ये स्टेट में मेंशन नहीं था, ये यूनियन में नहीं था, ये कॉन्करेंट में नहीं था, तो वो रेजिडुअल पावर्स में आ जाएगा। वो रेजिडुअल पावर पे अब लॉ कौन बना सकता है, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट, राइट गाइज। तो ये आपका लॉ मेकिंग पॉइंट था। लॉ मेकिंग में आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है गाइज उसमें आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन में आप क्या चीज़ लिखेंगे गाइस, इसमें भी मैं आपको दो पॉइंट्स लिखवाऊंगा। जो सबसे पहले मैं आपको लिखवाना चाहता हूं वो है कि पार्लियामेंट डज नॉट इंटरफेयर विद डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट है वो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसकी, एग्जीक्यूटिव की, उससे डील नहीं करता गाइज। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स कि जो पीएम है या सीओएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके जो भी एक्शंस हैं, जो भी उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उसमें क्या है कि ये जो पार्लियामेंट है ये कोई भी दखलंदाजी नहीं करता, राइट। बट देखिए सेकेंड इसमें ये है कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी इज़ exercised through procedure like questions, motions, discussions, etc. राइट। जो डे टू डे काम है
उसमें तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। बट देखिए उन पे चेक तो रखना है ना। अब वो चेक या स्क्रूटनी कैसे की जाएगी, वो की जाएगी थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जब पार्लियामेंट का सेशन होगा, ठीक है। मोशंस लाए जाएंगे, ठीक है, और डिस्कशंस होंगी। जब ये सभी चीज़ें होंगी तो जो एग्जीक्यूटिव है वो उनको आंसर देना पड़ेगा टू द लेजिस्लेचर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट है वो आप देखेंगे कि एक साइड तो उनको फ्रीडम दे रहा है कि हाँ डे टू डे उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर दूसरी साइड उन पर चेक रखने के लिए, ठीक है, उनसे क्वेश्चनिंग भी होगी, मोशंस भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और डिस्कशन भी होंगी ऑन बिल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फंक्शन था, राइट। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है गाइस, उसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, वो आ गया आपका क्वेश्चन आवर। अब इस क्वेश्चन आवर में क्या है गाइस, देखिए जो क्वेश्चन आवर है ना, इसमें जो एमपी है वो रेज कर सकते हैं क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। जो एक्टिविटी अभी की है हमारी सरकार ने, मैं यहाँ पे उनको एग्जीक्यूटिव लिख रहा हूँ, ठीक है अभी, और मैं ब्रैकेट में मिनिस्टर्स भी लिख रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको याद रहे कि जो मिनिस्टर्स हैं दे आर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जब वो मिनिस्टर हैं तो वो एग्जीक्यूटिव हैं, अदरवाइज दे आर लेजिस्लेचर, बिकॉज वो एक एमपी भी हैं, ठीक है। पर जब वो मिनिस्टर का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक एग्जीक्यूटिव है, राइट। अब ये एग्जीक्यूटिव को जब क्वेश्चनिंग करेंगे दूसरे एमपीज़ जो कि लेजिस्लेटर हैं, ठीक है, ये लेजिस्लेटर हो गए। अब देखिए ये जब क्वेश्चनिंग करेंगे इस एग्जीक्यूटिव से, तो देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेक हो रहा है ना उस समय, तो ये क्वेश्चन आवर से ही आ रहा है। और ये क्वेश्चन आवर फंक्शन है गाइस, हमारे पार्लियामेंट का एक फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तभी तो एक अकाउंटेबिलिटी हम बना पाएंगे, राइट। तो इसी क्वेश्चन आवर में मैं आपको आगे लिखवाना चाहता हूँ कि द कंसर्न्ड मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू आंसर ओरली और इन राइटिंग। जो ये एग्जीक्यूटिव है गाइस, ही इज़ ऑब्लाइज्ड, राइट, इनको आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है, ऑब्लाइज्ड टू आंसर। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। ये मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। पर यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये ऑब्लाइज्ड हैं टू आंसर ओरली और इन राइटिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी फंक्शन हो गया। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे गाइस। नेक्स्ट फंक्शन गाइस आपका रहेगा, उसकी हेडिंग आप लिख सकते हैं कमेटीज़, राइट। अब जो कमेटीज़ है गाइस सॉरी, जो कमेटीज़ हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ और एक होती है आपकी एडहॉक। जो एडहॉक है दैट मीन्स कि ये परमानेंट नहीं है। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है ना गाइस, ये परमानेंट कमेटीज़ होती हैं और ये हर साल बनाई जाती हैं, ठीक है, ये हर साल बनाई जाती हैं। पर ये जो होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं, ये किसी एक काम के लिए स्टार्ट होती हैं, वो काम कंप्लीट होते ही इनका काम खत्म, राइट। ये आपको याद रखना है। और ये कमेटीज़ जो हैं, ठीक, ये हर साल बनाई जाती हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। और अगर मैं बात करूँ कि दे वर्क ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, वेयर एज द एडहॉक कमिटीज़ आर क्रिएटेड टेम्परेरली फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आगे अगर मैं बात करूँ कि स्टैंडिंग कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आपको याद रखना है इसका कि ये लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी बनती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये भी फंक्शन आपका हो गया कमेटीज़ वाला। फिर नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें गाइस वो हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सबसे पहले आप मेंशन कीजिए कि जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो कौन है गाइस, वो है हमारे प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसके बाद में आप मेंशन करेंगे द एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में वेस्ट करती है, वो हमारे प्रेसिडेंट में वेस्ट करती है, राइट। अब देखिए जो भी एक्शंस होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, पर करेगा तो कोई और ना, ठीक है। पर देखिए जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेस्टेड प्रेसिडेंट में एक्शन कोई और कर रहा है, तभी तो हम बोलते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव के एक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट के नेम में होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम में होते हैं,
राइट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर आपको पासपोर्ट मिलता है ना गाइज, तो पासपोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स होते हैं, पर देखिए पासपोर्ट जो है वो आपको प्रेसिडेंट तो नहीं दे रहा है ना, पासपोर्ट आपको कोई और दे रहा है, ठीक है, पासपोर्ट अथॉरिटी दे रही है, बट स्टिल उस पर जो सिग्नेचर्स हैं वो प्रेसिडेंट के हैं, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव गाइज, तो उन्हीं के सिग्नेचर होंगे हर जगह पे, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, राइट। देन आगे है गाइज कि ये जो एक्ट करते हैं ना, इनका जो एक्शन होगा वो एड एंड एडवाइस ऑफ COM होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनके ही एड एंड एडवाइस पे इनको काम करना पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट। फिर आगे आप इसी हेडिंग में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं गाइज, कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ना ओवर द एग्जीक्यूटिव इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और द प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है गाइज, यहाँ पे इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इनको एक साथ चलना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल कि किसी मिनिस्ट्री में कोई दिक्कत है ना, तो उस मिनिस्ट्री में देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल होगी ये वाली। लेट्स से कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई दिक्कत चल रही है अभी, राइट, तो अगर मोशन पास होगा, अगर जो ऑपोजिशन है वो ये बोलती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आइए, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है जस्ट बिकॉज कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई इशू चल रहा है, उससे क्या होगा, जो सरकार है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ये चीज़ प्रूव होगी कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तभी तो वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो चीज़ पास हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इसलिए इनके जो भी एक्शंस होंगे, ठीक है, वो कलेक्टिवली पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, दैट मीन्स इंक्लूडिंग PM, बिकॉज PM हेड करते हैं इसको, ठीक है, इंक्लूडिंग PM, ठीक है, उनको भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर दूसरी साइड गाइज मैं आपको ये भी एक आपकी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि डिफेंस मिनिस्ट्री में अगर कोई इशू है तो डिफेंस मिनिस्टर अगर रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, उसमें ये नहीं होगा कि सरकार गिर जाएगी, ठीक है, पर अगर PM रिज़ाइन कर देते हैं तो डेफिनेटली सरकार गिर जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिकॉज जो PM है वो कैप्टन ऑफ द शिप है गाइस, ये एक शिप है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं ये एक शिप है, तो उस शिप के जो कैप्टन है वो PM है। अगर PM ने रेजिग्नेशन दे दिया तो पूरी की पूरी शिप डूब जाएगी, ठीक है, और अगर किसी डिफेंस मिनिस्टर ने या किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने या किसी भी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने अगर रिज़ाइन कर दिया तो शिप नहीं डूबेगी, शिप चलती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे। तो इसमें गाइज मैंने आपको बता दिया कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लिखना, जो मिनिस्टर हैं और ऑल्सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द हेड ऑफ द स्टेट, ये मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअली भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ये जो हैं इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हैं गाइज। तो किसको रिस्पॉन्सिबल है, हेड ऑफ द स्टेट, हु इज़ हेड ऑफ द स्टेट इज़ प्रेसिडेंट, तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है। देन नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है गाइज वो आप ये लिख सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन रोल, नेशनल इंटीग्रेशन रोल, इसमें क्या चीज़ आएगी गाइज, इसमें यह है कि जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है ना वो इनफॉर्मली भी मिल सकते हैं डिस्कशन के लिए इन ग्रुप्स, ठीक है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि हमारी कंट्री को इफेक्ट कर रही है एज अ होल, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ आपको, यहाँ पे जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो मिल सकते हैं इनफॉर्मली भी, ठीक है, इन अ ग्रुप या इन ग्रुप्स, ठीक है, मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे पूरे के पूरे इंडिया को अफेक्ट कर रही हैं एज अ होल, ठीक है, ये भी फंक्शन है, कंट्री एज अ होल, राइट गाइज। तो जो लास्ट रोल मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ वो है इंफॉर्मेशनल रोल, वो फंक्शन आप लिखिए, इंफॉर्मेशनल रोल, ठीक है। इसमें गाइज 2 पॉइंट देखिए आप, पहला पॉइंट ये है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास राइट है ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड, ठीक है, पार्लियामेंट के पास
राइट है ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड। अब पार्लियामेंट आपको पता है ना क्या है, पार्लियामेंट है हमारी राज्यसभा, लोकसभा और हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, इनको मिला के हमारी पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। तो इनके पास राइट है कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो इन तक पहुंचनी चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे गाइस, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऐसे लिख रहा हूँ तो आपको याद रहेगा, जो एग्जीक्यूटिव है इन्होंने जो भी काम किया उस काम की रिपोर्ट्स बनाएंगे और वो रिपोर्ट्स को टेबल करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है। वो रिपोर्ट्स को टेबल करेंगे पार्लियामेंट में, जब भी पार्लियामेंट सेशन में होगा। उससे क्या होगा गाइस, पार्लियामेंट को इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हाँ सरकार क्या कर रही है, इसके ये टारगेट्स थे, ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक अचीव हुई है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, ठीक है, काम किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी पार्लियामेंट को पता होनी चाहिए और ये इंफॉर्मेशनल रोल है इसका पार्लियामेंट का। तो नेक्स्ट गाइस अब हम बात करेंगे हमारी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट की, ठीक है, जो हमारा मेन क्वेश्चन था या जो हमारा टॉपिक था आज का, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पावर ऑफ पार्लियामेंट करवाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ गाइस कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है अभी, ठीक है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए इसे, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ गाइस। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छा टॉपिक करवाऊँ, ठीक है, और आपको पता है एक सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ में लगभग 400 टॉपिक्स करवाने हैं, ठीक है, तो कुछ मोटिवेशन मुझे आपकी तरफ से भी चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सारी की सारी जो फ्यूचर नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे वापस, चलिए गाइस। तो मैं आपको करवा रहा था पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें गाइस सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है। अब इस लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या लिखना है वो देखिए गाइस। आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पावर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइडेड हैं अंडर शेड्यूल 7। उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं हमें, स्टेट, यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है वो है यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की पावर है, ठीक है। तो अगर कोई रेजिडुअल पावर आ जाती है और कोई पावर होती है जो इन लिस्ट में मेंशन नहीं है, उसकी भी जो पावर है लेजिस्लेटिव पावर, वो किसके पास चली जाएगी, हमारे यूनियन के पास चली जाएगी। तो गाइज इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसी में लेजिस्लेटिव पावर्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस गाइज। अब ये जो स्टेट में जो सब्जेक्ट्स हैं इस पे भी यूनियन लॉ बना सकता है। वो किस केस में, ठीक है, वो कौन से केसेस रहेंगे जिसमें यूनियन ये लॉ बना सकता है, तो वो देखिए। सबसे पहले गाइस, अगर राज्यसभा जो है अगर वो पास कर देता है रेजोल्यूशन, ठीक है, अगर वो अलाउ कर देता है कि ओके आप स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं, तो यूनियन उस पर लॉ बना सकता है। तो फर्स्ट ये रहेगा कि राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन। सेकंड क्या सिनेरियो रहेगा गाइस, कब बना सकता है, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स बोलती हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स बोलती हैं, यानी कि रिक्वेस्ट करेंगी वो पार्लियामेंट को, ठीक है, तो भी बना सकता है पार्लियामेंट। तो थर्ड क्या आएगा गाइस, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है हमारा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट या हमारी कोई ऐसी ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, या कोई कन्वेंशंस हैं, उस पर अगर कोई लॉ बनाएगा तो सेंटर ही बनाएगा, ठीक है, यानी कि यूनियन बनाएगी, तो यूनियन गवर्नमेंट। और फोर्थ जो सिनेरियो है गाइस, वो अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो स्टेट के पास से सारी की सारी पावर चली जाती है उस समय, फिर लॉ जो भी बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा,
ठीक है। चलिए गाइस, देन ये थे हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स। नेक्स्ट है गाइस एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसमें क्या चीज़ आप लिखेंगे गाइस, इसमें आप मेंशन करेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, कंट्रोल बाय वेरियस मेजर लाइक कमेटीज़ बना देता है, क्वेश्चन आवर बनाया है, आपको बताया मैंने पहले भी, ज़ीरो आवर बनाया है, ठीक है। और जो मिनिस्टर्स हैं ना गाइस, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किए गए हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। ये आपको पता होगा कि एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। बस इस फंडे को आप याद रखिए, ठीक है। ये पावर है हमारे पार्लियामेंट की, ये हमारे पार्लियामेंट की पावर है, ठीक। देन नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखेंगे फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर्स। अब इसमें क्या है गाइस, इसमें जो देखिए एनेक्टमेंट ऑफ बजट, इसमें आप लिखेंगे एनेक्टमेंट ऑफ बजट, ये भी पार्लियामेंट में ही होती है, ठीक। उसके बाद में स्क्रूटनी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट विद फाइनेंशियल स्पेंडिंग, ठीक है ना। उनको जवाब देना पड़ेगा गाइस, ये जब कैग की रिपोर्ट प्रेजेंट होगी ना, ठीक है, पार्लियामेंट में जब टेबल होगी तो उस समय जवाब देना पड़ेगा। उस समय जो ऑपोजिशन है वो क्वेश्चंस पुटअप करेंगी, तो उस समय गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पावर लिखिए गाइस, उसमें रहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। इसमें गाइस ये बहुत इजी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही हो सकती हैं, ठीक है। वो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकती, स्टेट छू भी नहीं सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी वो पार्लियामेंट में ही होंगी, ये भी पार्लियामेंट की ही पावर है, ठीक है। देन नेक्स्ट लिखिएगा, इस नेक्स्ट पावर आज की रहेगी जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स में गाइस देखिए सबसे पहली पावर तो आ जाती है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। सेकंड पावर आ जाती है गाइस रिमूवल ऑफ जजेस, कौन से, दोनों, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। इसकी पावर भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। थर्ड गाइस रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और लास्ट में अगर उनको पनिश करना है, किसको, मेंबर्स, अगर मेंबर्स को पनिश करना है तो इसकी पावर भी किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है गाइस, ठीक है। अगर वो अपनी किसी भी प्रिविलेज को ब्रीच करते हैं तो उसमें इनको पनिश भी किया जाएगा, और वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट पनिश करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस इसमें हम करेंगे, इसकी जो पावर है उसमें आएगा इलेक्टोरल पावर, इलेक्टोरल पावर्स। अब देखिए इलेक्टोरल पावर्स में जो पार्टिसिपेशन है ना इलेक्शन में, किसके इलेक्शन में गाइस, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग तो वोट नहीं देते हैं जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, कौन वोट देता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, ठीक है। देन गाइस इसमें जो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं वो इलेक्ट करते हैं, किसको इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स जो हैं स्पीकर को, ठीक है, एंड डिप्टी स्पीकर को। ये आपको पता होगा कि स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को, दोनों को लोकसभा के मेंबर ही इलेक्ट करते हैं। तो ये इनके पास इलेक्टोरल पावर्स भी आ जाती हैं। और कुछ अदर पावर्स की गाइस अगर बात करें हम,
अदर पावर्स, तो इसमें हम मेंशन करेंगे गाइस कि कोई भी अगर नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की कोई भी डिस्कशन होगी तो वो पार्लियामेंट में ही होगी, ठीक है। और नेक्स्ट गाइस, अगर इमरजेंसी लगाई जाएगी तो वो भी पार्लियामेंट में ही लगाई जाएगी, ठीक। अगर इमरजेंसी लगाई जाएगी हमारी कंट्री में तो वो भी पार्लियामेंट में ही लगाई जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि अगर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, ठीक है, उसका नेम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री को अल्टर करना है, तो वो भी पार्लियामेंट ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। और लास्ट में गाइस कि अगर किसी स्टेट की काउंसिल को, ठीक है, रिमूव करना है या मैं कहूँ तो अबॉलिश, ठीक है, तो वो भी, या अबॉलिश या क्रिएट भी अगर करना है तो वो कौन करेगा, पार्लियामेंट ही कर सकता है, ठीक है गाइस। ये थी सारी की सारी इनकी पावर्स। तो एंड में अगर हमें कंक्लूड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए कंक्लूजन में देखिए जो हमारे एमपीज़ हैं वो पार्लियामेंट में हैं, अब इनको चुना तो हमने ही है ना, ये अगर हमने इनको चुना है तो इनकी आइडियोलॉजी को देख के, और हमें पता है कि हमारे लिए काम करने के लिए गए हैं, तो ये फ़र्ज़ बनता है पार्लियामेंट में इनका कि इनको एंकर करना चाहिए, इनको एंकर करना चाहिए फॉर द विल ऑफ द पीपल, for the will of the people and to enact laws, ठीक है। तो इस तरीके से आप गाइस इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो कि मैंने आपको अभी कंप्लीट करवा दिया, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आपको इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा टॉपिक नंबर 11 और उसका नाम रहेगा आपका रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैबिनेट कमिटीज़। ऑफ कैबिनेट कमिटीज़। तो आइए गाइस जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले अप्रोच मैं आपको बताता हूँ इसकी। अप्रोच में गाइस हम स्टार्ट करेंगे विद इंट्रो, उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या क्या टाइप्स हैं ऑफ टाइप्स एंड कंपोजिशन, दोनों टाइप्स एंड कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैबिनेट कमिटीज़, और लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जब भी गाइस आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रो में 2 पॉइंट्स देने हैं। पहला जो पॉइंट आपको लिखना है वो लिखना है कि इसका काम क्या है। बेसिकली जो कैबिनेट कमिटीज़ है ना, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो सके, किसका, कैबिनेट का। इसीलिए तो उन्होंने कमिटीज़ बना दी। तो इसमें ये है कि जो कैबिनेट कमिटीज़ हैं ये इंस्ट्रूमेंटल, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटल हैं इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ कैबिनेट, ताकि कैबिनेट को ये सारा काम ना करना पड़े, जो भी काम ये कमिटीज़ को दे देते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है गाइस, अगर इनका जो वर्कलोड है वो कैबिनेट कमिटीज़ उठा लेंगी तो देखिए उससे जो कैबिनेट है उसके पास टाइम बचेगा, और अगर उसके पास टाइम बचेगा तो वो और अच्छे तरीके से काम कर सकेंगी, राइट।
ये मैं आपको आगे लिखवाऊंगा ये वाला पॉइंट, पर ये हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको यही बताना है कि ये एक इंस्ट्रूमेंटल है ये चीज़, ठीक है, ताकि जो काम है, वर्कलोड है, वो कम हो जाए, किसका, कैबिनेट का। और सेकंड पॉइंट गाइस इसमें आप ये लिखेंगे कि ये जो कमेटीज़ हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस नहीं है, दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मेंशन्ड, राइट। ये सारी चीज़ आपकी इंट्रोडक्शन रहेगी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं टाइप्स और कैबिनेट कमेटी। अब गाइस टाइप्स में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टैंडिंग होती है और एड हॉक होती है। अब हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी, ठीक है। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटीज़ है ना गाइस, ये पहली बात तो परमानेंट है, ठीक है, और इनके पास स्पेसिफिक जॉब होती है। ये ऐसे ही नहीं कि ये रैंडमली बनाती हैं या कुछ ऐसे नहीं है। पहली बात तो ये परमानेंट होंगी, परमानेंट इन नेचर, और दूसरी बात इनकी एक स्पेसिफिक जॉब होगी, ठीक, हर कमेटी का एक काम होगा। अब ये कमेटीज़ कौन सी होती हैं गाइस, तो पहली है कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी होगी। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ गाइस, पर आपको पूरा लिखना है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी रहेगी। सेकंड जो आपकी कमेटी रहेगी वो रहेगी कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। जो थर्ड कमेटी आपकी रहेगी गाइस, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ऑन इकोनॉमिक अफेयर। जो फोर्थ कमेटी आपकी रहेगी वो रहेगी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। और जो फिफ्थ कमेटी आपकी रहेगी यहाँ पे वो रहेगी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, ठीक है। ये आप मेंशन करेंगे आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ में। अब हम चलते हैं आपकी एड हॉक। ओके, लेट्स गो फॉर एड हॉक कमेटीज़। अब एड हॉक कमेटीज़ में मैंने आपको पहले बता दिया ये टेम्परेरी होती हैं गाइस, ठीक है, और ये फॉर्म की जाती हैं टाइम टू टाइम। ये परमानेंट नहीं होती, तो ये टाइम टू टाइम ही फॉर्म होती हैं और ये टेम्परेरी इन नेचर होती हैं। इनका काम हो गया तो इनको ख़त्म कर दिया जाता है। और ये जो एड हॉक कमेटी है गाइस, इसमें अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये देखिए इसमें ये वेरी करता है, 3 से 8 लोग होते हैं इसमें, 3 से 8 लोग होते हैं। और ईच कैबिनेट कमेटी हैज़ एटलीस्ट 1 कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, 1 कैबिनेट मिनिस्टर होगा गाइस इसमें एटलीस्ट, राइट। और गाइस द मेंबर्स कैन बी फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, कहीं से भी मेंबर्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। ये मैं साथ में लिख देता हूँ, मेंबर्स जो हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। गाइस जब भी आप नोट्स बनाएंगे आपको कंप्लीट लिखना, आपको इस तरीके से नहीं लिखना। आपको वीडियो को देखते हुए जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आपको अपने अच्छे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स ही आपके काम आएंगे रिवीजन के समय, राइट। क्योंकि आप बार बार वीडियोज़ नहीं देख सकते, आपको अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलना है। ओके, अब हम बात करेंगे गाइस कि इम्पोर्टेंस क्या है कैबिनेट कमेटी की। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको करवाता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ कैबिनेट कमेटी। चलिए इसमें गाइस जो स्टैंडिंग कमेटीज़ है ना ऑफ द कैबिनेट, ये बनाई किसके थ्रू जाती है, पीएम के थ्रू। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनाते हैं किसको, स्टैंडिंग कमेटी को। सबसे पहले आपको ये चीज़ मेंशन कर देनी है ताकि उनको पता हो, एग्जामिनर को पता हो कि यू नो किसकी, इसको बनाता कौन है, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इनको एक स्पेसिफिक फंक्शंस भी देते हैं साथ में,
ठीक है, असाइन स्पेसिफिक फंक्शन, इनको स्पेसिफिक फंक्शन भी असाइन किया जाता है। तो गाइज नेक्स्ट इसी में आप पॉइंट लिखिए कि दे सॉल्व इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल। दे सॉल्व इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल किसके लिए गाइज? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे गाइज आप इसमें पॉइंट लिखेंगे कि इट एनेबल्स मिनिस्टर्स टू बार्गेन विद ईच अदर एंड रिड्यूस प्रेशर अपॉन द कैबिनेट। ये गाइज अगर इसमें सारी की सारी बात हो जाएगी, कमेटी में सारी की सारी अगर बात हो जाएगी, उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है, ठीक है, जो भी प्रेशर है किस पे, जो कैबिनेट के ऊपर जो प्रेशर है काम का, जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, राइट। ये चीज़ को आपको मेंशन करना है। और कैबिनेट के पास बहुत सारा टाइम बचेगा कि वो और कोई काम जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स है उसकी तरफ डिवोट कर सके अपना टाइम। ठीक है, इसमें मैं ये लिख देता हूँ कि ये रिड्यूस करता है प्रेशर किसका, कैबिनेट का। तो जो टाइम है, टाइम को कहीं और यूटिलाइज किया जा सकता है कोई और इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि जो काम है अगर वो कमेटीज़ कर देंगी उससे कैबिनेट के पास काफ़ी सारा टाइम बचेगा। देन कैबिनेट में डिवोट इटसेल्फ टू मोर इम्पॉर्टेंट मैटर्स, राइट। ये चीज़ इम्पॉर्टेंस में आप मेंशन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आप क्या इसमें लिखेंगे गाइस कि ये जो कमेटीज़ है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा डीप एग्जामिनेशन करती है किसी भी पॉलिसी इशू का। जो भी इनको कोई इशू दे दिया, जो भी इनको पॉलिसी इशू दिया हुआ है ना प्राइम मिनिस्टर ने, उस इशू के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डीप एग्जामिनेशन करती हैं, क्योंकि इनका काम ही ये है, इनको काम ही इसीलिए दिया है ताकि डीप एग्जामिनेशन ये कर सकें। और जब किसी चीज़ के ऊपर डीप एग्जामिनेशन होगा तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, क्लियर पिक्चर उसकी आती रहेगी, ताकि फिर जब ये रिपोर्ट हमें देंगे, उस रिपोर्ट को पढ़ के पार्लियामेंट में जब वो पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि इसकी क्लियर पिक्चर क्या है, क्या फ़ायदे है, क्या नुकसान है। ठीक है, उस पॉलिसी का जो भी इशू है उसको ये डीपली एग्जामिन करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कैबिनेट के पास कि हर एक इशू को वो खुद एग्जामिन करें। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट गाइस इसमें कि जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, देखिए MOS में लिख रहा हूँ, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और एक होता है डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंट मिनिस्टर्स का पता है। अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप कोई ना कोई एक टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़ें कि डिफरेंट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, इन सभी का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं आगे। जो MOS और जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, ये मेंबर होते हैं, ये मेंबर होते हैं ऑफ वन और मोर कमेटीज़ के गाइस। ठीक है, इससे क्या होता है गाइस, अगर इनको मेंबर बना देते हैं वो, इससे होता क्या है, इससे ये लोग थोड़े क्लोज हो जाते हैं, थोड़े क्लोज हो जाते हैं किसके, कैबिनेट के। अदरवाइज़ कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं उनसे ये बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं। ठीक है, कैबिनेट में क्या काम हो रहा है इनको नहीं पता होता। ये मिनिस्टर तो ज़रूर होते हैं पर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते। ठीक, तो ये चीज़ होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं दे आर वेरी 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 क्लोज। ठीक है, बहुत क्लोज मिनिस्टर्स होते हैं PM के, पर ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या डिप्टी मिनिस्टर है ये इतने क्लोज नहीं होते। तो इनको क्या करते हैं, इनको मेंबर ऑफ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स जो हैं इनको मेंबर बना दिया जाता है एक या एक से ज़्यादा कमेटीज़ का। अगर ये कमेटी के मेंबर रहते हैं तो इनको पता रहता है कि क्या काम हो रहा है, लाइक ये कमेटी में क्या काम हो रहा है, और बाद में क्या होता है इनका एक इंटरेक्शन होता है विद द कैबिनेट। तो इस तरीके से ये अपने कैबिनेट के भी क्लोज रहते हैं,
राइट। तो यही मैं इसकी इम्पोर्टेंस में आपको बताना चाहता हूँ कि कैबिनेट कमिटीज़ के कारण ही MOS और जो हमारा DM है, DM स्टैंड फॉर डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है, ये क्लोजर एसोसिएशन विद कैबिनेट, ये तभी पॉसिबल होता है अगर ये मेंबर हों इस कमेटीज़ के, क्योंकि ये जो कमेटी है अल्टीमेटली तो इन्होंने कैबिनेट से बात करनी है ना, ठीक है, और कमेटी के अगर मेंबर ही ये लोग हैं तो अल्टीमेटली तो इन्होंने ही बात करनी है, अदरवाइज़ तो उनको पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता कैबिनेट मिनिस्टर्स तक, राइट। तो इसी बहाने ये इनकी एक क्लोजर एसोसिएशन हो जाती है, ये भी फ़ायदा है कैबिनेट कमेटीज़ का। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, नेक्स्ट लिखिए गाइस, जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं ये इंक्रीज़ कर देती हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर पब्लिक सर्विसेज गाइस। ये क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर पब्लिक सर्विसेज, ठीक है गाइस। द नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे इसमें कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं ना गाइस, दे आर कॉल्ड अपॉन बाय द कमिटीज़ टू जस्टिफाई देयर प्रपोजल्स, ठीक है। अब उनके जो प्रपोजल हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं उनको बुलाया जाता है। जो पब्लिक सर्वेंट्स आर कॉल्ड अपॉन by the committees to justify their proposals, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट इंपॉर्टेंट गाइस मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ उसमें आप लिखिए द कमिटीज़ ऑल्सो एक्ट एज अ कलेक्टिव check on individual minister and on the प्राइम मिनिस्टर, ठीक है गाइज। इसमें क्या है कि ये जो कमेटीज़ होती हैं ये एक कलेक्टिव चेक भी रखती हैं किसके ऊपर, जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के उनके ऊपर, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी एक चेक रखा जाता है। क्योंकि ये जो कमेटीज़ हैं इसमें पहली बात तो स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, ठीक है, और वो एक डीप एग्जामिनेशन करते हैं डिफरेंट जो पॉलिसी इश्यूज़ हैं उनका, राइट। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देन ये आपकी थी गाइस ये सारा की सारी इम्पोर्टेंस इसकी, और उसके बाद में अब हम इसको कंक्लूड करते हैं गाइस। कंक्लूजन कैसे इसका देना है नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। कंक्लूजन में गाइस आप ये चीज़ लिखेंगे कि जो द कैबिनेट कमेटीज़ wield real power of decision on policy matters of lesser importance, ठीक है। इसके साथ ही आप मेंशन कर देंगे the other matters which must be dealt within the cabinet also withheld in कमेटीज़, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर देंगे और ये भी आपका कंप्लीट हो गया।
राइट।